तो चलिए यहां पर हमने डिस्कस किया कि आफ्टर बी फार्मेसी आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। उसके साथ में हमने ये भी जाना कि बी फार्मेसी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे कोर्स की, वो है बीएससी नर्सिंग। देखिए यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि बीएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं जो है वो बायोलॉजी से करी है। मतलब उनका जो 11वीं 12वीं के अंदर जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, तभी वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप एक प्रैक्टिशनर्स नर्स की तरह काम कर सकते हैं, जहां पर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जा सकते हैं, क्लिनिकल्स के अंदर काम कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिशनर्स नर्स की तरह। उसके अलावा आप एक स्पेशलिस्ट नर्सिंग स्टाफ की तरह भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्दर डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद आप यहाँ पर स्पेशलिस्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे एनेस्थेशिया देने वाला जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। या जो नर्स एज ए हेल्पर वर्क करती हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, वहाँ पर आप वर्क कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ के इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए या एज ए स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स नर्स की तरह काम करने के लिए आपको 6 महीने या 1 साल का कोई डिप्लोमा करना होगा एज ए स्पेशलाइजेशन कोर्स, और उसके बाद आप ऐसे स्पेशलिस्ट वर्क कर सकती हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप एज ए लीडर की तरह काम कर सकते हैं, एज ए मैनेजर की तरह आप वर्क कर सकते हैं। और यहाँ ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही ये जॉब मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसी कई योजनाएं चलती होती हैं जहाँ पर उनको मैनेजमेंट के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, लीडरशिप के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में नर्सेज भी अपना रोल प्ले करती हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, जी हाँ, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आता है। और यहाँ पर भी आप गवर्नमेंट के डिफरेंट जो प्रोसेस चलती रहते हैं, नए नए उनके इवेंट चलते रहते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं, नई नई योजनाएं चलती रहती हैं, उसके अंदर आप काम कर सकती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर नर्सेज जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप एज ए नर्स वर्क करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको वहाँ पर एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड करनी होगी, और एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद ही आप एज ए गवर्नमेंट नर्सिंग स्टाफ वर्क कर सकती हैं। देखिए जो प्रोग्राम होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ हो गया, प्रिवेंशन हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए गवर्नमेंट के, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट्स के थ्रू चलते रहते हैं, जहाँ पर नर्सिंग डिपार्टमेंट अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो सबसे आखिरी डिपार्टमेंट होता है वो होता है एकेडमिया और रिसर्च। मतलब नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर भी आप एज ए फैकल्टी वर्क कर सकते हैं। आप आफ्टर नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी कर सकती हैं, और एमएससी करने के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी आ सकती हैं। चलिए ये तो हो गई बीएससी नर्सिंग में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे और इसके क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले हम इसके फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है हाई डिमांड। जी हाँ, नर्सिंग डिपार्टमेंट की हमेशा डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो तो काफ़ी कम संख्या में होते हैं, आप भी जानते हैं। बट हमारी जो जनसंख्या है हमारे देश की, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो नर्सेज ही करती हैं। सारे हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट के पास ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा रिवॉर्डिंग वर्क, जब कोई भी नर्सिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम करता है तो आपको उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। रिवॉर्ड का मतलब ये है कि एक तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन तो होता ही होता है, साथ में आपकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है, खासकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नर्सिंग डिपार्टमेंट में है और आपका काम दूसरों से काफ़ी अच्छा है, आप एक अलग ही तरीके से काम करते हैं, आपके द्वारा जो पेशेंट्स हैं वो भी आपकी तारीफ करते हैं, तो आपकी सैलरी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है। उसके अलावा कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऐसे स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा होते हैं, उनको करने के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें आपकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। चौथा जो फ़ायदा होता है, ये नुकसान भी बोलूँगा बट फ़ायदे में भी आता है, वह है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए नर्सिंग जो जॉब होती है ना, उसमें कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपको 9 to 5 जॉब करनी है। ये इसमें क्या होता है कि ये 24 घंटे काम करने वाला सेक्टर होता है। यहाँ पर आपको 24 घंटे अपनी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना टाइम बता सकती हैं या उस हिसाब से आप काम कर सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको इवनिंग में काम करना है तो आप इवनिंग में भी जॉब कर सकती हैं, मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में भी कर सकती हैं। मतलब इस सेक्टर के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो ये तो हो गए बीएससी नर्सिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम इसके थोड़े नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका नुकसान है, या मैं बोलूँगा इसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं इमोशनली और फिजिकली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूसली 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है।
जैसे हमारे कोरोना के केस में हुआ था, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हो और वहाँ पर जो आपका दूसरा नर्सिंग स्टाफ है उसको किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो छोड़ के चले जाएं या वो आए नहीं, तो उनकी इन प्रेजेंस में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई और आप घर चले जाएं। अगर वो नहीं आए हैं तो आपको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी जगह आपको भी उनकी शिफ्ट में जाना पड़े। मतलब आप पता चला आप सुबह से काम कर रही हैं और जो नाइट में जो नर्सिंग डिपार्टमेंट आने वाला था वो नहीं आया, तो आपको हो सकता है कि नाइट में भी स्टे करना पड़े और काम करना पड़े। साथ ही साथ मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए तो उनकी फैमिली को आपको संभालना पड़ेगा। हो सकता है कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, उस समय भी आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। वहाँ पर आपको बिफरना नहीं है या उल्टे सीधे, कई देखा ही होगा आपने, कई केसेस ऐसे आते ही हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट कई बार बदतमीजी करता है, क्योंकि वो लोग अपने मेंटली वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते हैं, तो वो कई बार जवाब दे देते हैं पलट के, और उस वजह से कई बार देखा ही होगा आपने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो जाती है और कई बार तो नर्सिंग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। उसके अलावा जो उसका आखिरी डिसएडवांटेज है वो है शिफ्ट में वर्क। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जॉब जो होती है वो फ्लेक्सिबल जॉब होती है। हो सकता है आपको मॉर्निंग में काम करना पड़े, नाइट में काम करना पड़े, इवनिंग में काम करना पड़े, मतलब यहाँ पर आपकी कंटिन्यूसली आपकी जो शिफ्ट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, जिस वजह से आपके मेंटली और फिजिकली कंडीशंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये इस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जो कि एज ए फार्मासिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मासिस्ट तो चलो नाइट शिफ्ट में अगर काम कर भी रहा है तो वो सो जाएगा, और जब भी कोई दवाई लेने आएगा तो वो उठेगा, दवाई देगा और वापस सो सकता है। बट नर्सिंग ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर नर्सेस को कंटिन्यूसली जगना पड़ता है, वो सो नहीं सकती हैं। तो क्योंकि पेशेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रात को कोई भी पेशेंट आ सकता है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो उनको डॉक्टर्स के साथ में जगना होता है, और ये इस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग को कंपेयर किया, दोनों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी, फायदे और नुकसान दोनों के ऊपर जाना। अब मैं थोड़ा अपना आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरी राय क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बी फार्मेसी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, जी हाँ, अगर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर वर्क करना चाहते हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स के अंदर काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में ना आऊँ, मैं केवल मेडिकेशन मैनेजमेंट देखूँ या रेगुलेटरीज के अंदर काम करूं या थेरेपी मैनेजमेंट्स के अंदर काम करूं, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका R&D के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, रिसर्च के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, क्योंकि बी फार्मेसी के बाद आप फार्मा इंडस्ट्री के R&D के अंदर काम कर सकते हैं। बट बी फार्मेसी करने के बाद आपको एम फार्मा करना होगा, और एम फार्मा करने के बाद ही आप या तो रिसर्च में आ सकते हैं, या तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर R&D के अंदर वर्क कर सकते हैं, या आप टीचिंग लाइन के अंदर आ सकते हैं, कॉलेजेस के अंदर भी आप रिसर्च के अंदर वर्क कर सकते हैं, और उसके बाद आप फर्दर PhDs भी कर सकते हैं। PhD भी करना ही पड़ेगा फिर आपको, अगर आप कॉलेजेस के अंदर ऐसे टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और वहीं मेरी राय होगी आफ्टर, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो वही स्टूडेंट BSc नर्सिंग करें आफ्टर 12, जो कि डायरेक्टली पेशेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं। अगर वो किसी भी कारण से डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, बट वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर की तरह रोल प्ले करें, लोगों का ट्रीटमेंट करें, तो वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर काम करना चाहते हैं, क्लिनिक के अंदर काम करना चाहते हैं और डायरेक्टली पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, तो वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं और हाई डिमांड जॉब सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दोनों सेक्टर की बात करें, चाहे वो बी फार्मेसी या BSc नर्सिंग, तो यहाँ पर जो BSc नर्सिंग है वो थोड़ा सा हाई डिमांड है, मतलब यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बी फार्मेसी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, तो ये एक हाई डिमांड लाइन होती है। तो इस तरीके से आप देखना चाहते हैं कि आपको एक हाई डिमांड लाइन के अंदर जाना चाहता है, मतलब आफ्टर डिग्री आपको जॉब चाहिए ही चाहिए और आपकी जॉब गारंटीड लग जाए, तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर BSc नर्सिंग के बाद कोई भी स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा करते हैं या BSc नर्सिंग के बाद आप MSc करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और अगर आप एडवांस प्रैक्टिस रोल करना चाहते हैं, एडवांस मैंने आपको बताया था कि अगर आप एनेस्थेशिया डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए अगर एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पर इन दोनों जो फील्ड हैं उनके अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए
इसमें से कौन सा कोर्स अच्छा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोनों के चैलेंजेस, फ़ायदे, नुकसान, मैं सभी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और भी अगर कोई बात रह गई है, आप चाहते हैं कि सर आपने ये वाली चीज़ नहीं बताई, मैंने इसके बारे में कुछ सुना था, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके बताए हुए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।